हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे सीजीएल 2025 के क्वेश्चंस कर रहे थे इंग्लिश के। ठीक है, ओके। ये शिफ्ट अपनी टोटल आएंगी 48 में से आप 15 शिफ्ट पढ़ चुके हो। ये जो है 16वीं शिफ्ट है आपकी। ठीक है, और जैसे ये शिफ्ट कंप्लीट होगी तो 1/3 जो आपका हिस्सा है ना इसका, वो कंप्लीट हो जाएगा भाई। इसीलिए हम गो स्लोली स्लोली, है ना, वो सुनील ग्रोवर वाला जो गाना है ना, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं और चीज़ों को टाइम देते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से अब बेस्ट दिया जाए। जिससे एंगेजमेंट तो हम लोग लेके नहीं आ पा रहे हैं अपने चैनल पे, बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं और करते रहते हैं, अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड भी करवाते रहते हैं चीज़ें। ओके। अच्छा, तो यहाँ तक आप 15 शिफ्ट पढ़ चुके हो। राजबीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप तीनों शिफ्ट एक साथ देख सकते हो। मतलब अब तक 5 वीडियोस में वहाँ पे सारी चीज़ें जा चुकी हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 15 वीडियोस में है, वहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ आप इसको 3 से भाग कर दोगे तो 5 में आ जाती हैं सारी वीडियोस। ठीक है, ओके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 सितंबर को, फर्स्ट शिफ्ट इसकी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलो देखते हैं क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। क्या है, पहले ही क्वेश्चन में एंटोनियम बताना है एनर्वेट का। ठीक है, ये एक वर्ब है, एनर्वेटेड। एनर्वेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड जो है आप फॉर्म जो है यहाँ पे बोल सकते हो। एनर्वेट का मतलब क्या होता है, कमज़ोर करना बोल सकते हो आप, कमज़ोर करना, नुकसान पहुंचाना बोल सकते हो। ठीक है, नुकसान करना भी बोल सकते हो। और क्या बोलोगे, हानि करना बोल सकते हो। ठीक है, हानि करना। ओके, ठीक है सर। वीकन भी कमज़ोर हो जाएगा। ये तो एंटोनियम तो नहीं है, सिनोनिम है। इनविगोरेट, इनविगोरेटेड, इनविगोरेटेड इसका स्पेलिंग सॉरी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है स्फूर्ति देना। क्या करना, स्फूर्ति देना या सपोर्ट देना, सहारा देना भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक, ओके सर। एग्जॉटेड, थकना बोल सकते हो आप इसका मतलब। अच्छा, ड्रेन कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो, थकना ही कहीं ना कहीं इसका भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, ओके सर। आंसर मेरा इनविगोरेट हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही, इनविगोरेट आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा है ईडियम का। ठीक है, ईडियम हमसे पूछा गया है। ईडियम का नाम क्या है, टू टिल्ट एट विंड मिल्स। टू टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब आपको देखने को मिलता है, मतलब जो दुश्मन है नहीं, दुश्मन है नहीं लेकिन लड़ना, लेकिन लड़ना। ठीक है, दुश्मन है नहीं लेकिन फिर भी उस दुश्मन से लड़ना। ठीक है, यानी कि काल्पनिक दुश्मनों से लड़ना, काल्पनिक दुश्मनों से लड़ना लिख लेना आप। ठीक है, टू फाइट इमेजिनरी एनिमल्स नहीं, एनिमीज। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर आपको मिल जाता है, ज़्यादा इसके बारे में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी होगी हम लोगों को किसकी। एक जो है आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि आपके सामने बोल्ड जो है रूप में लिखी हुई है, और इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग लॉन्ग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। मतलब बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करने की आदत है किसी को, उसको हम क्या बोलते हैं। उसको सीधा आंसर ही देख लेते हैं क्योंकि सब में स्पेलिंग खराब करके जो है दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट जो है आंसर है, और ISM एंडिंग वर्ड है तो आपका नाउन है। ये आपके किसी प्रोसेस को बता रहा होता है। स्पेलिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेस्क्विप्ड, सेस्क्विप्डेलियनिज्म, सेस्क्विप्डेलियनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, ये यही होता है, ये ऐसी प्रैक्टिस होती है, ऐसा मतलब प्रोसेस होता है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े शब्दों का एक तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी स्पेलिंग का ही है, सेम जो है बताया है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली विदाउट द नीड ऑफ कॉन्शियस रीजनिंग। कहने का मतलब क्या है, कॉन्शियस रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है, और कई बार हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम मतलब आंतरिक रूप से हम चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक है, और एक हमें अंदर से लगता है ना कि मन ये कहता है कि नहीं, ये नहीं होनी चाहिए बात, इस तरीके से होनी चाहिए बात,
तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इंट्यूशन उसको बोलते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। इंट्यूशन उसको पढ़ते हैं, ठीक है। आंतरिक अनुभूति जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। ए पर्सन हु अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी एंड प्रीफर्स टू लिव अलोन। ह्यूमन सोसाइटी को वो अलग निकाल देता है व्यक्ति, और वो ये कहता है कि मतलब मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ, मतलब मैं तो अकेला ही रहूँगा। रिक्लोज, रिक्लोज होता है एकांतवासी, एकांतवासी। सर मेरा यही आंसर है, एक बार देख लेते हैं। प्रोडिजी, प्रोडिजी आपको देखने को मिलता है मतलब प्रतिभावान, प्रतिभावान, ठीक है। रेनेजेड, रेनेगेड या रेनेजेड भी बोल देते हैं इसको। रेनेजेड आपका क्या होता है, विश्वासघाती, विश्वासघाती, जो मतलब धोखेबाज भी बोल सकते हो इसको आप, धोखेबाज, ठीक है, ओके। मिस्टिक, रहस्यमयी, रहस्यमयी, ठीक है ना, जिसमें कुछ भेद हो, जिसमें कुछ भेद वाला भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, ओके। सर मुझे मेरा आंसर मिल गया, बिल्कुल आपका सही था। रिक्लोज आपका सही आंसर है। एकांतवासी एक ऐसा व्यक्ति जो अवॉइड करता है ह्यूमन जो कंपनी है, सोसाइटी है, उसको बजाय कि अकेले रहने के, ठीक है, ओके, बजाय कि ह्यूमन सोसाइटी के वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता। एक और वन वर्ड आता है हमारे सामने, वन हु एंगेजेस इन फुलिशली आइडियलिस्टिक परसूट ऑफ अनरीचेबल गोल्स। मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति ऐसी चीज़ों में एंगेज्ड रहता है जिसमें मूर्खतापूर्ण जो है आइडियलिस्टिक जो परसूट होता है वो रहता है, जिसमें अनरीचेबल होते हैं उसके गोल्स को वो प्राप्त कभी भी नहीं कर पाएगा। वो विजनरी होता है, विजनरी नहीं हो सकता भाई, वो दूरदर्शी व्यक्ति नहीं हो सकता जो मतलब आइडियलिस्टिक जो है फुलिशली आइडियलिस्टिक परसूट में रहता है, मतलब वहम में रहता है एक तरीके से, ठीक है ना। वो क्या रहता है, वो जनरली वहम में आपको दिखता है रहता हुआ, ठीक है। सैगेसियस आपका क्या होता है, सैगेसियस आपको देखने को मिलता है समझदार। वो व्यक्ति बिल्कुल भी समझदार नहीं हो सकता जो इमेजिनरी चीज़ों में रहता है। नेक्स्ट है क्विजोटिक। क्विजोटिक का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, कल्पनाशील, कल्पनाशील, यानी कि जो व्यक्ति इमेजिनरी मतलब अपने ही संसार में रहता है। वेरी गुड, यही आंसर हमारा आपको देखने को मिल गया। मैवरिक, मैवरिक भी आपका एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल मुक्त विचारों वाला व्यक्ति होता है, मुक्त विचार वाला, ठीक है, स्वतंत्र सोच वाला। वेरी गुड, स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति होता है ये, ठीक है, ओके। आंसर क्या मिल गया सर आपको, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का। सी सैड टू हर फ्रेंड आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। ऑप्शन नंबर जो है जो भी होगा आपका वो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख के बताओगे। आई एम फीलिंग टुडे को भी हम दैट डे में चेंज करते हैं, ठीक है, ओके। ये आपके मतलब नरेशंस, वॉइस, ये सब मैंने मतलब रूल्स ओनली वीडियोस तो जो है सबके करवा रखे हैं। आपके किसके, लूसेंट बुक के प्लेलिस्ट में जाओ, देख डालो पूरी प्लेलिस्ट, 1 वीडियो 1 चैप्टर 1 शॉर्ट में वीडियो आपको मिल जाते हैं, आपके स्किल IQ एजुकेशन पे ही हैं, देख डालो और फिर मतलब चीज़ें साथ में वो भी करते रहो और ये भी करते रहो, ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से नरेशन का क्वेश्चन है। द हिस्ट्रियन सैड फ्यूचर जनरेशंस विल जज, ओके, आवर एक्शंस मोर हार्शली देन वी एक्सपेक्ट। देखो, विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, एक्सपेक्ट को हम एक्सपेक्टेड में चेंज कर देंगे। देखो अब कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, दे एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी का दे होना ही है, ठीक है। अच्छा कहाँ गया, फ्यूचर जनरेशंस मतलब दे हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी आप दे जो है यहाँ पे ले लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए आप मतलब दे तो दोगे ही, है ना, वो वाली चीज़ भी ठीक है। अच्छा, विल का वुड मैंने बनाना है तो द हिस्ट्रियन सैड दैट से जोड़ दिया मैंने, फ्यूचर जनरेशंस मेरा सब्जेक्ट है, वुड मैंने इसकी विल की जगह पे ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। देयर मैंने दे दिया आवर की जगह पे, क्योंकि मैं यहाँ पे दे सकता हूँ जनरेशंस को, ठीक है, उनके लिए देयर जो है मैं ऑब्जेक्टिव केस जो है यहाँ पे दूंगा, ठीक है, पॉजेसिव केस एक्चुअली। और मोर हार्शली देन दे एक्सपेक्टेड। वेरी गुड, यही आंसर है मेरा, ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको मुझे फिल करना होगा। ऑल्दो यद्यपि द प्रोमिसिंग प्रपोजल अपीयर्ड एट फर्स्ट, प्रोमिसिंग जो प्रपोजल था वो प्रोमिसिंग लग रहा था शुरुआत में, फर्दर एनालिसिस रिवील्ड इट, बाद में एनालाइज किया तो पता चला, टू बी के बाद पता चलता है कि ये चीज़ हुई, डैश इन लॉजिक, लॉजिक में क्या था वो, इनपैकेबल, इनपैकेबल आपका क्या होता है, इनपैकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, त्रुटिहीन मतलब उसमें कोई खामी नहीं थी। प्रैग्मेटिक क्या होता है, प्रैग्मेटिक आपको देखने को मिलता है व्यवहारिक था, व्यवहारिक था। अब देखो एक बात चल रही है, चलो देख लेते हैं। फैलेशियस, फैलेशियस आपका देखने को मिलता है भाई आपको क्या, फैलेशियस का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भ्रामक, भ्रामक जिसमें मतलब बहकाने वाली बात जिसमें थी। कोहेरेंट का मतलब होता है एक मतलब सही तरीके से जुड़ाव, तार्किक जुड़ाव बोल सकते हो आप इसको, तार्किक, तार्किक ही कह लो, कोहेरेंट तार्किक, ठीक है। अब हम कलर लेते हैं दूसरा। अब देखो ऑल्दो द प्रोमिसिंग अपीयर्ड एट फर्स्ट, मतलब प्रोमिसिंग प्रपोजल लग रहा था शुरू में, तो बाद में उसमें कोई ना कोई क्या रही होगी, उसमें बाद में कोई ना कोई मतलब गड़बड़ एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसमें एक तरीके से रही होगी, ठीक है, ओके, है ना। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो, आप उसमें बोल सकते हो वो मतलब बाद में वो क्या रहा, भ्रामक रहा, भ्रामक मतलब वो हमारा भ्रम था एक तरीके से, ठीक है। तो व्यवहारिक नहीं हो सकता वो, क्योंकि शुरुआत में सही रहा था तो व्यवहारिक नहीं हो सकता, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का तरीका है ये। कोहेरेंट भी नहीं हो सकता, या तो उसमें गलती हो सकती है या वो भ्रामक हो सकता है। गलती की हम कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि गलती ढूंढनी होती तो शुरुआत में भी ढूंढी जा सकती थी, तो इसलिए मैं इसमें 20% 80% के हिसाब से फैलेशियस के साथ चला जाऊंगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन मेरा कॉमन एरर का है, देखते हैं इसमें क्या गलती हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो देखो क्या है, द न्यू रिसर्च फैसिलिटी इज इक्विप्ड विद advanced instruments that allows scientists to conduct complex molecular experiments। यार मुझे कोई गलती नहीं दिख रही, लेकिन नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब कोई गलती तो है। दोबारा पढ़ो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। इरेजर लेके आओ, इरेजर लेके आओ, दोबारा पढ़ो। द न्यू रिसर्च फैसिलिटी, ठीक है, इज आया इसके हिसाब से, द न्यू रिसर्च फैसिलिटी के हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इज ही होना चाहिए, आर तो हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है विद एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स दैट अलाउज। भाई इंस्ट्रूमेंट्स है, ये प्लूरल है, तो अलाउज किसके लिए आया है, इसके लिए गलत, अलाउ आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में आपको गलती देखने को मिलती है, 3 जो है आपका सी में दे रखा है, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस में से था। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक ऑन है, ठीक है, गलती हो जाती है कई बार मुझसे। एक्टिव वॉइस, वॉइस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, दे आर रिपेयरिंग द ओल्ड ब्रिज आफ्टर द मॉनसून, ये भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है, ठीक है, ओके। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन फिर से कॉमन एरर का आपको देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो भी कहीं ना कहीं होगा, ये रहा, ठीक है। नॉट ओनली डिड द कमेटी रिजेक्ट, कमेटी डिड है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यही सेम स्ट्रक्चर आपका बाद में भी चलना चाहिए, नॉट ओनली के साथ जो स्ट्रक्चर चल रहा है वही बाद में भी चलेगा, ठीक है। नॉट ओनली डिड द कमेटी रिजेक्ट द प्रपोजल, केवल मात्र प्रपोजल को रिजेक्ट ही नहीं किया कमेटी ने, फॉर इट्स इम्प्रैक्टिकलिटी, उसकी इम्प्रैक्टिकलिटी के कारण, बट ऑल्सो साथ में क्रिटिसाइज्ड किया था। नहीं, ऐसा मत कहो आप, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रहे हो ना, तो यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दो। अब आप ये बोल सकते हो सर मुझे, द टीम फॉर पुअर प्रेजेंटेशन, पुअर प्रेजेंटेशन जो थी ना, उसके लिए उस टीम को जो है क्या किया जाएगा, उसके लिए मतलब उस टीम को क्या किया गया, उसके लिए क्रिटिसाइज किया गया, उसकी जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आलोचना टीम की है ना, टीम की आलोचना एक तरीके से की गई है ना। तो यहाँ पे आप ये बोलोगे कि सर ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे पास्ट ही तो आ रहा है। नहीं भाई, ये पैरेललिज्म में नहीं है,
तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका क्रिटिसाइज ही होगा, क्रिटिसाइज भी किया। अब नियर पास्ट को आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी दिखाता है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर 2 में गलती है, बी 2 में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको होमोनियम का देखने को मिल रहा है, और इस बार एडिक्विटी ने जो है आपकी होमोनियम सेम ही तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो होमोनियम आपको पढ़ लेने चाहिए। नया एडिशन आपका आ चुका है, होमोनियम और होमोफोन्स को पढ़ डालो। ब्लैक बुक का जो आपके 3D पे जो दे रखे हैं सारी चीज़ें रट डालो। जब तक आपकी बार थोड़ा सा स्पीड से 3D पे ब्लैक बुक को लेके जाएंगे, एडिशन 2026 का टोटली एक एक पेज करवाने की कोशिश करेंगे, स्पीड देने की कोशिश भी करेगी जाएगी। ओके, सी वॉर अ डेलिकेट वेल ओवर हर फेस ड्यूरिंग द सेरेमनी। यहाँ पे वेल का मतलब ओढ़ना बोल सकते हो आप। यहाँ पे आप इसका मतलब पर्दा भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, द फोक बिगैन टू वेल द माउंटेन्स, द ब्रिज एडजस्ट हर वेल बिफोर वॉकिंग डाउन द एसल। एसले या एसल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको देखने को मिलता है जो रास्ता होता है आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, रास्ता बोल सकते हो, रास्ता, ठीक है। बरामदे में, या संकरा रास्ता भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, जहाँ पे कम जो है चला जा सकता है या थोड़ा रास्ता होता है। द वेल वॉज मेड ऑफ सिल्क लेस, ये तो बिल्कुल सेम इससे मिल रहा है। द डिज़ाइनर क्रिएटेड न्यू वेल, ये भी उससे मिल रहा है, तो ये तो आंसर है नहीं हमारे। द फोक बिगैन द ब्रिज एडजस्ट, ब्रिज ने एडजस्ट करा उसके वेल को बिफोर वॉकिंग डाउन द एस्ले, यहाँ पे भी सेम ही बात है। ऑप्शन नंबर 1 में सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है इसका मतलब? यहाँ पे इसका मतलब छिपाना है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा अलग दिखता है, मतलब तो वही है, ओढ़ने में पर्दा करते हैं, छिपाते हैं, लेकिन बात यहाँ पे थोड़ी सी अलग तरीके से कही गई है, और तीनों सेंटेंसेस में बात लगभग सेम है, पर्दा या इस तरीके की बात यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन वॉइस का देखने को मिल रहा है मुझे। हाँ, द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, हैज़ बीन पोस्टपोन्ड लिख रखा है, यहाँ पे बाय लिख रखा है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो मैं क्या करूँगा? बीन हटा दूंगा इसका। द डायरेक्टर पोस्टपोन्ड द मीटिंग अंटिल हर नोटिस, द डायरेक्टर पोस्टपोन्ड द मीटिंग अंटिल, हैज़ बीन पोस्टपोन्ड लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, तो हैज़ पोस्टपोन्ड ये रहा तीसरा। मैं भी मैंने भी कोशिश की कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, तो अगला जो आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 15th, ये क्या कहता है? ये कहता है ही इज कीन टू लर्न ऑफ स्विमिंग। देखो ये तो गलत बात है, कीन के साथ आपका ओन आता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ये भी ब्लैक बुक के मैंने करवा रखे हैं आपको 3D लर्निंग एकेडमी पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, अपना दूसरा चैनल है, सबको पता होगा। तो यहाँ पे ऑन आ गया मेरा, तो ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है। ऑन लर्निंग स्विमिंग हो नहीं सकता, ऑन लर्निंग टू स्विम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले में सिनोनिम बताना है विजिलेंट का, ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब सतर्क होता है, अलर्ट होता है, ये रहा सिनोनिम, ठीक है। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, जिसको कोई चिंता मुक्त भी बोल सकते हो, चिंता मुक्त, ठीक है। एक तो सतर्क हो, एक किसी को चिंता हो, सिनोनिम पूछा है ना, तो अलर्ट आप इसका सिनोनिम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेजी सुस्त हो जाता है, नेग्लिजेंट जिसको कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम पूछा है, वर्ड क्या है? इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा? इसका मतलब आपको देखने को मिल जाता है भाई इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस का मतलब होता है गरीब, निर्धन, ठीक है, निर्धन, जिसके पास साधन इतने लेवल पे नहीं है, ठीक है, वो वाला व्यक्ति। ओके ठीक है। वेल्दी मतलब समृद्ध, साधन संपन्न भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, साधन संपन्न भी बोल सकते हो। डेस्टिट्यूड, डेस्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? जो जिसको मतलब कोई मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको निराश्रित बोल सकते हो आप लोग, निराश्रित, जिसको कोई दूसरे के ऊपर ज़रूरत नहीं है निर्भर रहने की, ठीक है।
एफ्लुएंट भी आपका समृद्ध एक तरीके से होता है, प्रोस्पेरस भी आपका साधन संपन्न या फिर समृद्ध आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैनोनियम बोलना है निराश्रित, निराश्रित निराश्रित नहीं यार, निराश्रित वेल्दी एफ्लुएंट प्रोस्पेरस नहीं, डेस्टिट्यूट ये उल्टा मीनिंग है, निराश्रित नहीं कहोगे आप, इसका गरीब ही कहो आप, ठीक है। निराश्रित तो आश्रित ही नहीं, निराश्रित नहीं कहो यार, आश्रित कहो, आश्रित कहो इसका, ठीक है, आश्रित, निर्भर, ठीक है, कहाँ पे गया मैं, निर्भर, ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, डायरेक्शन है, 18 से 22 तक हमारे क्वेश्चंस हैं, हाइलाइटर उठाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। ये अब पैसेज जो है आपका इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एआई पे, ठीक है। स्पीड से पढ़ते चलेंगे, चीज़ों को जोड़ते चलेंगे और फिर आंसर्स निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। देखो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has moved from the realm of science fiction to a pervasive force reshaping industries and daily life। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जो आपका AI है वो सिर्फ और सिर्फ एक विज्ञान की एक कथा नहीं रहा, उससे निकल गया है, उस दुनिया से वो निकल चुका है और वो हमारी जीवन की एक जो है, हमारे दैनिक जीवन की, हमारी इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, उनको जो है रीशेप कर रहा है, उनको एक नया आकार दे रहा है आज के टाइम पे। एट इट्स कोर, जब वो अपने मतलब ये कह सकते हो आप, अगर मूल रूप से देखने के लिए जाओगे, वो उसकी कोर पे जब है, AI इन्वॉल्व्स machines and performing tasks like typically require human intelligence such as learning, problem solving and decision मेकिंग। कहने का मतलब तो यही सही है, अब बनाया तो AI को इंसान नहीं है, लेकिन मूल रूप से वो कर क्या रहा है, उसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिसमें मशीनों के द्वारा ऐसा काम किया जाता है जिसमें आदमी की बुद्धि जो है करने में थोड़ा सा हिचकिचाती है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो लर्निंग प्रोसेस को आसान करता है, डिसीजन मेकिंग को आसान करता है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए करके देता है वो। अर्ली AI रिसर्च, पहले की जो AI रिसर्च है एमर्जिंग इन द मिड 20th सेंचुरी, जो कि मिड 20th सेंचुरी की बात अगर करते हैं हम लोग, फोकस्ड ऑन सिंबॉलिक रीजनिंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स। मतलब अगर आप बात करने के लिए जाओगे, पहले के टाइम पे जो AI से रिलेटेड अनुसंधान हुए हैं, जो 20वीं शताब्दी के बीच में आप लोग बोल सकते हो सामने आए थे कुछ, अब आप कहोगे कि AI तो आज के ज़माने का, लेकिन ट्राई बहुत समय से चल रहे हैं। गूगल एक AI का छोटा सा मीमनू सा रूप आप बोल सकते हो, तो उसमें है ना कुछ सिंबॉलिक रीजनिंग या फिर एक्सपर्ट सिस्टम्स जो है उनके ऊपर जो है ज़्यादा एक तरीके से फोकस किया गया था। हाउएवर फिर भी the true inflection point arrived with advancements in machine learning, particularly deep learning, which leverages neural networks inspired by the human brain। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहना ये चाहता है, आप ये बोल सकते हो फिर भी, जब रियलिटी से अगर आप इसको जोड़ के देखोगे, ठीक है, उसमें मोड असली तब आता है जब मशीन जो लर्निंग है हमारी, उसमें विशेषकर आप डीप लर्निंग से रिलेटेड अगर बात करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ हम इससे जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। इसमें डीप लर्निंग से रिलेटेड आप बातें बोल सकते हो कि ये बहुत गहराई तक जो है चीज़ों को सोचता है, करता है, हमारे लिए करके लेके आता है चीज़ों को, ठीक है, तो उसको डीप लर्निंग कहते हैं। जो आदमी के दिमाग से लेके मतलब दिमाग में हमारे क्या होती हैं, ये रहा न्यूरल जो है नेटवर्क्स होते हैं हमारे दिमाग में, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ये होता है, हमारे दिमाग से रिलेटेड एक तरीके से इंस्पायर्ड होता है ये हमारे दिमाग से। तो ये बहुत मतलब गहरी टाइप की जो है रिसर्च या इन्फॉर्मेशंस भी निकाल के लेके आता है और हमारी इसमें बहुत बहुत हद तक मदद हमारी करता है। दिस पैराडिज्म shift has led to breakthroughs in areas like image recognition, natural language processing and autonomous systems। कहने का मतलब इसका क्या है, इसमें जो है कहा है इसने कि इस हिसाब से अगर आप देखने के लिए जाओगे तो उसमें हमारी फ़ोटो की पहचान से लेके जो हम प्राकृतिक रूप से जो हमारी भाषा है,
नेचुरल जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है हमारी, या ऑटोनोमस जो सिस्टम है हमारे, ठीक है, हम अपने तरीके से जिन चीज़ों को चलाते हैं उन जो है सिस्टम, इन तरीकों की चीज़ों में एआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका एक तरीके से निभाई है। जैसे फेस रिकग्निशन में मतलब खतरनाक लेवल पे काम एआई कर रहा है ना। उसके बाद क्या है, द integration of AI into various sectors, healthcare, finance and transportation and education promises unprecedented efficiencies and innovation। देखो इस लाइन की हिंदी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चल पड़ता हूँ क्योंकि पैसेज आपका काफ़ी लंबा है। इन मेडिसिन में बात करोगे, इन सेक्टर्स में, इन फील्ड्स में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है एआई, ठीक है, या किया है और आगे और ज़्यादा लेवल पे करेगा। इन मेडिसिन की बात करोगे तो एआई असिस्ट डायग्नोस्टिक्स, ड्रग डिस्कवरी एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स, एंड व्हाइल इन फाइनेंस इट ऑप्टिमाइजेस ट्रेड स्ट्रेटजीज एंड फ्रॉड डिटेक्शन। कहने का मतलब क्या है भाई, अगर मेडिसिन के फील्ड में बात करोगे, एआई जो है बहुत सारी दवाओं के बारे में बता देता है, आपको पर्सनल ट्रेनिंग एक तरीके से दे देता है और प्लानिंग करने में मदद करता है। और आप फाइनेंस के सेक्टर में बात करोगे तो बहुत सारी जो रणनीतियां हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और जो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन करने में, मतलब फ्रॉड जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने में भी ये बहुत हद तक मदद करता है। देखो मिसयूज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब वो करेगा, यट फिर भी दिस रैपिड प्रोलिफरेशन, रैपिड प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, इसकी बढ़ती हुई, इतनी तेज गति से बढ़ती हुई इसकी जो एआई की जो क्या बोलते हैं उसको, लोकप्रियता, या इस भी तरीके से आप समझना चाहो इसको, ठीक है, समझ सकते हो, इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस। अब यही तो बात हमने की थी, कंसर्न्स अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट, एल्गोरिदम बेस एंड प्राइवेसी invasion and the potential autonomous weapons systems loom large। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कहा इसने कहा कि चिंताएं बिल्कुल आप जायज़ हैं कि नौकरी छिनेंगी इससे, एल्गोरिदम में ये बेस्ड हो जाता है, मतलब एल्गोरिदम के हिसाब से, मतलब जो जिसको भी ये चीज़ चलानी आ गई तो भाई देखो खतरनाक साबित तो होगा ही वो व्यक्ति, है ना, ये वाली बात है। हाँ माइक ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो वो खतरनाक व्यक्ति जो है हमारे सामने हो सकता है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, और इसमें बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें मतलब इसको है ना, अगर किसी को चलाना आ जाए तो ये ऐसा खतरनाक हथियार जो है हो सकता है जिससे बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं। एथिकल फ्रेमवर्क्स आर स्ट्रगलिंग टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, लीडिंग टू कॉल्स फॉर रोबस्ट रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कहा भाई ने नहीं, सर ने कहा, मतलब हमसे बड़े होंगे जिन्होंने भी ये लिखा है पैसेज। तो सर ने क्या कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें बोल सकते हैं। एथिकल फ्रेमवर्क्स मतलब नैतिक ढांचे की अगर आप बात करोगे, देखो जहाँ तक बात आती है, पेन ले लेते हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो एआई है और एक एथिक्स है, यानी कि नैतिक जो हमारा मामला है और एआई है, ये दोनों मतलब एक दूसरे के विरोधाभास हैं भाई, ठीक है, ये विरोधाभास हैं, विरोध में चलती हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है, हम इसको मतलब आसानी से जो है ले नहीं सकते। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जो एथिकल जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, नैतिक जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, नैतिक जो हमारा ढांचा है, उसको तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने में हम जो है उस लेवल पे मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे हम जो है इतने खास नियम नहीं बना पा रहे हैं, और जिम्मेदार बनने की जो एक मांग है ना, वो लगातार एक तरीके से उठ रही है, तभी हम विकास कर सकते हैं। द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, अब ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्या है, वेयर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स एआई मॉड्यूल्स आर ओपेक, फर्दर कॉम्प्लिकेट्स अकाउंटेबिलिटी। यही इसी चीज़ को ब्लैक बॉक्स कहा गया। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है, जिसमें जो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जटिल समस्याएं आ सकती हैं, जो एआई मॉडल जो है उनको उनके अंदर जो निर्णय लेना पड़ सकता है ना, अगर किसी भी जटिल समस्या में निर्णय लेना पड़ सकता है तो एआई मॉडल्स उसमें ओपेक रहते हैं, उसमें अपारदर्शी एक तरीके से रहते हैं, अस्पष्ट एक तरीके से रहते हैं, और जवाबदेही और ज़्यादा कठिन हमारे सामने हो जाती है। अच्छा आगे, मोर ओवर फिर भी
फिर बी द कंट्रैक्शन ऑफ एआई पावर इन few tech giants raises questions about market dominance and democratic control। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब इनका ये है। इसके अलावा हम कुछ ऐसी तकनीक हो सकती हैं जिसमें तकनीकी जो दिग्गज हैं हमारे सामने ये बोलते हैं कि एआई जो पावर है ना वो हमारे बाजार का केंद्रीकरण पर जो है प्रभुत्व जमा सकती है, डोमिनेंस रख सकती है, और जो हमारा लोकतांत्रिक जो सिस्टम है ना उसके ऊपर जो है बिल्कुल एक सवालिया निशान आपको देखने को मिलता है। मार्केट डोमिनेशन और डेमोक्रेटिक कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। अल्टीमेटली इसके साथ साथ अगर आप बात करने के लिए जाओगे या इसके अलावा और भी अगर बात यहाँ पे जोड़ना चाहोगे इसके साथ, द फ्यूचर ऑफ एआई हिंजेस ऑन ए डेलिकेट बैलेंस हार्नेसिंग है ना इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल व्हाइल meticulously addressing its societal and ethical implications. A collective, collaborative, interdisciplinary approach involving peak policymakers, technologists, ethicists, and the public will be crucial in steering AI towards the benevolent future। दोनों लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। लास्ट में हम ये बोल सकते हैं, एक तो इसके अलावा जो है चीज़ें ये हो सकती हैं कि ब्लैक बॉक्स समस्या है जिसमें एआई अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाता है। उसके साथ साथ आप तकनीकी जो दिग्गज हैं वो शक्ति को एक साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं, लोकतांत्रिक बाजार पर नियंत्रण, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन लास्ट में अगर एआई के फ्यूचर की बात करोगे तो एक नाजुक से बैलेंस के ऊपर डिपेंड जो है करता है, बहुत ही नाजुक स्थिति पे नाजुक संतुलन पर निर्भर एक तरीके से करता है। इसके परिवर्तन जो है, इसके सामर्थ्य है, जो भी इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी इसके पास मतलब पोटेंशियल है, ठीक है, अगर इसके पोटेंशियल का प्रयोग करते हुए हम इसको सामाजिक और नैतिक प्रभावों को अगर सावधानी पूर्वक हम यूज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो बहुत खतरनाक साबित एक तरीके से हो सकता है। लास्ट लाइन में क्या लिखा है, जो भी नीति निर्माण करने वाले हैं, ठीक है, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, यहाँ पे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, एथिक्स जो हैं, ठीक है, और पब्लिक अगर मिल के काम करेंगे, ठीक है, अगर ये सब मिल के काम करेंगे, ये एक निष्कर्ष है, ये इस पैसेज का निचोड़ है, लास्ट वाली लाइन जो है, अगर मिल के काम करेंगे सब लोग, ठीक है, तो इसमें मतलब बहुत ही कल्याणकारी हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए ये एक बेनेवोलेंट फ्यूचर एक तरीके से लेके आ सकता है, मतलब परोपकारी फ्यूचर हम लोगों के लिए लेके आ सकता है ये, ठीक है। तो तालमेल की बात होगी यहाँ पे, ठीक है, मेन बात तालमेल ही है। अगर तालमेल अच्छा नहीं है तो भाई बहुत गड़बड़ होने की संभावना आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके, आगे क्या है, आगे आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 18 to 22 आपको देखने को मिलेंगे पैसेज से रिलेटेड। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ अर्ली एआई रिसर्च। अर्ली एआई रिसर्च थी, उसका फोकस क्या था, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स, सिंबॉलिक रीजनिंग और एक्सपर्ट सिस्टम्स, इमेज रिकग्निशन एंड ऑटोनोमस सिस्टम, ये तो बाद की बात है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी मतलब बाद की बात है, ठीक है। तो इसमें आप जो है सही जो आंसर है ना उसको आप किससे जोड़ सकते हो, उसको आप जोड़ सकते हो सिंबॉलिक रीजनिंग और एक्सपर्ट सिस्टम्स के साथ जो है जोड़ सकते हो। ये अर्ली जो है आपकी क्या थी, रिसर्च का जो है फोकस पॉइंट था, ठीक है, मेन पॉइंट था। आगे, विच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज क्रेडिटेड विद एनेबलिंग मेजर ब्रेक थ्रूज इन मॉडर्न एआई। ऐसे कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं जो क्रेडिट किए गए थे या जो क्रेडिट किया गया था इनेबल करने के लिए बहुत सारे ब्रेक थ्रूज को मॉडर्न एआई के अंदर। क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं, एडवांस बायो रोबोटिक्स नहीं, मशीन लर्निंग, स्पेशली डीप लर्निंग की यहाँ पे बात की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज मीन्ड बाय द ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है, प्रॉब्लम है ये एआई की। द फिजिकल डिजाइन ऑफ एआई हार्डवेयर, गलत है। द डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग हाउ कॉम्प्लेक्स एआई मॉड्यूल्स मेक डिसीजंस, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर बी जो है आपकी बिल्कुल सही बात हो जाती है कि इसके अंदर सबसे बड़ी कंपनी कहूँ मतलब इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या आपको देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स अगर हम इसके सामने रख देते हैं वहाँ पे जो इसके एआई मॉडल्स होते हैं ना वो डिसीजन
जो है इतने खास अच्छे नहीं ले पाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम के रूप में आप गिन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है व्हाट एथिकल कंसर्न इज नॉट, नोट है यहाँ पे, ये देख लेना, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग एआईज रैपिड प्रोलिफरेशन। ये वर्ड नया है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसके बारे में, नाउन वर्ड है, हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग सेंटेंस में यूज करके दिखा दो ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को देखा है। ओके हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा नैतिक जो है चिंता है नहीं है जो एक्सप्लेन मेंशन करती है पैसेज के अंदर एआई से रिलेटेड, जो रैपिड आज के समय जो बढ़ती जा रही इसकी क्या है, जो बढ़ती जा रही लोकप्रियता उसकी। जॉब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात नहीं करी गई, एल्गोरिदम बेस करता है, प्राइवेसी इन्वेजन बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात नहीं करी है कि एआई का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका तो डिस्कशन ही नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। ओके, what is presented as crucial for ensuring benevolent future for AI? benevolent future क्या हो सकता है AI का अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं? लिमिटिंग AI डेवलपमेंट टू गवर्नमेंट एजेंसीज, इसकी तो बात नहीं चली थी। अलाउिंग मार्केट फोर्सेस टू सेल्फ रेगुलेट, AI अलाउ करने की बात नहीं है। कलेक्टिव कोलैबोरेटिव इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलपमेंट और पॉलिसी के लिए लेके आ सकते हो, तो आप ऑप्शन नंबर सी को सही कह सकते हो। तब हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, जो हम लास्ट लाइन में बात कर रहे थे ना कि निचोड़ है या निष्कर्ष है एक तरीके से, ये बात यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। अगर हम साथ में मिलके काम करेंगे और जो जगह एआई को देने की है वो एआई को दे देंगे, तो भाई उसमें मतलब बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा एक तरीके से देखने को मिल जाएगा, और जिससे हमारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व होती हुई आपको दिखेंगी, ठीक है। ओके, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। नरेशन का क्वेश्चन है, द प्रोफेसर सैड दैट लगा के जोड़ रखा है, तो आपका ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट में लेके आना है। बिफोर हैड ही, अब देखो नेवर बिफोर, ये जो है आपका हैड पहले लिखा हुआ है, सब्जेक्ट बाद में लिखा हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। सच इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इन हिज स्टूडेंट्स, देखो ठीक है। द प्रोफेसर सैड, प्रोफेसर ने सैड कहा था, ही यही जाएगा प्रोफेसर के पास, प्रोफेसर आई है तो आई आना ही है। अच्छा, ये बाद में लिखा हुआ है, सैड द प्रोफेसर सब में आना है, ठीक है, सैड द प्रोफेसर तो सब में ही है, ठीक है। चलो, मैं इस चीज के ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता, रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, तभी मैं इसको सही कर सकता हूं, ठीक है। ओके, ये तो बात सही है, समझ में आई, ये बात भी बिल्कुल जायज है। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हैव नेवर विटनेस्ड, आप यहाँ पे ले रहे हो, हाँ ये बिफोर है, बिफोर मेरा पीछे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भी बिल्कुल। आई हैव नेवर विटनेस्ड सच इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इन माई स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जब आप एक्टिव वॉइस लिखोगे तो बिफोर आपका पीछे रहेगा, और जब आप इनडायरेक्ट लिख रहे हो तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो क्या रहेगा, पीछे रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब आप इनडायरेक्ट लिख रहे हो तो बीच में रहेगा, और डायरेक्ट लिखोगे तो आपका बिफोर पीछे जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट के लिए, कोरेंट पैराग्राफ में लगाना है। अच्छा, द सीड्स आर ग्रोन इन फर्टाइल सॉइल, द क्रॉप्स हार्वेस्टेड वंस दे मैच्योर, द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली फॉर ग्रोथ, आफ्टर जर्मिनेशन सीडलिंग्स स्टार्ट अपीयरिंग। भाई साहब, इसका कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। सेम क्वेश्चन अगला है, इसको देख लेते हैं बना के, पहले पढ़ लेते हैं सारा। दिस एडेप्टेबिलिटी, मेरा ये पहले पे नहीं आएगा, अगर दिस एडेप्टेबिलिटी की बात कर रखी है तो भाई कोई ना कोई एडेप्टेबिलिटी तो जरूर होगी, इस चीज को हमने स्वीकार किया है, ठीक है। चलो पढ़ लो फिर भी। एनेबल्स इकोसिस्टम, ये एडेप्टेबिलिटी जो है ये अनुकूलता एनेबल करती है इकोसिस्टम को रिकवर करने में, फ्लो फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस एंड मेंटेन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। डिस्टर्बेंसेस जो देखने को मिलते हैं और मेंटेन करने के लिए लंबे समय तक के लिए स्टेबिलिटी को। ओके, इकोसिस्टम रेजिलियंस, वेरी गुड, ये मैं पहले नंबर पे रखता हूँ। इकोसिस्टम जो रेजिलियंस है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके अंदर जो लचीलापन आपको देखने को मिलता है, रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम टू एब्जॉर्ब स्ट्रेस एंड रिकॉग्नाइज व्हाइल अंडर गोइंग चेंज। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन का मतलब क्या है?
प्राकृतिक प्रणाली की वो कैपेबिलिटी, वो अक्षमता जिससे जो दबाव है ना वो सहन हो सके और जो भी चेंज होंगे वो अपने आप उसको क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके, या जो भी उनको रिकग्नाइज कर सके और उनको स्थिर एक तरीके से बना सके। तो ये हमारा पहला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पहला है, तो मैं इसको काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ। दूसरे के बाद पहले के साथ एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते कि कर सकते हैं, देख लेंगे। पहले तीसरा भी पढ़ देते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हो, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हो, रेजिलियंस इज अ क्रूशियल फैक्टर, जो आपका लचीलापन होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डिटरमाइनिंग द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज, बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं, बहुत सारे जो प्राणी जगत होते हैं, बहुत सारी जो प्रजातियां होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके जीवन के लिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस, उसके अंदर बहुत सारे जटिल जो है चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें बायोटिक और एबायोटिक, जैव और अजैव जो है चीज़ें उसमें शामिल होते हैं, कंपोनेंट्स उसमें शामिल होते हैं, जो अलाउ करते हैं सिस्टम को स्टैंड करने में, विद स्टैंड करने में एक्सटर्नल जो प्रेशर आपको देखने को मिलता है उसके द्वारा या उसके साथ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। दूसरे के बाद पहला आएगा या चौथा आएगा, बस ये चीज़ देखनी है। हम क्या करते हैं, इकोसिस्टम रेजिलियंस की बात करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं जो भी अंडरगोइंग चेंज होते हैं उनको, ये एडेप्टेबिलिटी। तो उसके साथ पहला मेरा जुड़ नहीं रहा है, दूसरे के बाद पहला मेरा जुड़ नहीं रहा है, इसलिए मैं चौथा इसके साथ जोड़ देता हूं। ये इसमें इन्वॉल्व होती हैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, और अलाउ करते हैं सिस्टम को विद स्टैंड करने में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। पहले दूसरा 2 4 1 3, 2 2 4 1 3, ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस है, ठीक है। पहले इकोसिस्टम के रेजिलियंस की बात करी, फिर उसमें क्या क्या शामिल है उसकी बात करी, फिर उसमें अडेप्टेबिलिटी कैसे आएगी, लॉन्ग टर्म तक कैसे स्टेबिलिटी आएगी वो वाली बात करी, फिर उस हिसाब से क्लाइमेट चेंज की बात करी, रेजिलियंस कितनी महत्वपूर्ण है, अदर जो स्पीसीज, बहुत सारी जो स्पीसीज हैं उनके लिए, वो वाली बात जो है आपको करते हुए नज़र आते हैं इस पर्टिकुलर पैसेज में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 17th ऑफ जो आपका सितंबर है 2026 का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक 1/3 जो आपके टोटल शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 16 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 16 3 48, 2 हिस्से आपके बाकी हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि 32 शिफ्ट यहाँ पे आपके बाकी हैं, तो करेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। ये हमने बना रखे हैं बट अभी यहाँ पे ऐड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका शिफ्ट रहेगा उसमें, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फिर अगली शिफ्ट में आप पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।